गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को डेट शीट के बारे में बता रही हूँ। यूनिट 3 टेस्ट से रिलेटेड कुछ रूल्स बता रही हूँ जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा और अपने जो है प्रश्नों के उत्तर लिखने के बाद आंसर शीट जो है वो सेंड कर दीजिएगा उसकी पिक्स जो सब्जेक्ट टीचर है। देखिए बच्चों, ये है आप लोगों की डेट शीट सामने और अपनी डेट शीट अपने क्लास की देखिएगा। क्लास सेवेंथ का जो टाइमिंग है वो 2:30 से 4 PM है बच्चों। तो 2:30 से 4 PM यानी कि आप लोगों को 1 आवर 30 मिनट मिलेंगे बच्चों। और उसके अलावा टीचर 2:10 से लेके 2:30 के बीच में आप लोगों को अपना प्रश्न पत्र जो है वो शेयर करेगा। तो प्रश्न पत्र को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद उसे 4 PM तक कंप्लीट कर लेंगे उसके आंसर लिख करके। और जो आंसर शीट की पिक है वो आप लोग सब्जेक्ट टीचर को सेंड कर देंगे। उसके बाद देखिए बच्चों, जब आप लोगों को 4:20 तक यानी कि 4:20 से आप पहले ही पिक्स अपनी सेंड कर दीजिएगा। अगर 4:20 के बाद आप सेंड करते हैं तो वो आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी और उस जो है सब्जेक्ट में आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो इस बात का विशेष रूप से बच्चों ध्यान रखिएगा। जैसे पहला पेपर है आप लोगों का 3 फरवरी को और वो है कंप्यूटर, ठीक है। और सेकंड पेपर बच्चों आप लोगों का है संस्कृत, वो है 4 फरवरी को। और उसके बाद हिंदी है आपका 7 फरवरी को। तो आप लोग इस बात का बच्चों ध्यान रखिएगा कि जिस डे को जो पेपर है वो 2:10 से 2:30 के बीच में आपका प्रश्न पत्र आएगा। उसके बाद 2:30 से 4 PM तक आप लोगों को अपने आंसर लिखने हैं। ध्यान से प्रश्नों को पढ़िएगा और उसके आंसर लिखिएगा। और 4:20 से पहले ही आप जो है अपनी पिक्स जो है वो सब्जेक्ट टीचर को सेंड कर दीजिएगा। तो जो भी रूल्स हैं उन्हें आप फॉलो कीजिएगा। यदि आपका 4:20 के बाद जो आंसर्स की पिक्स आती है तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगी और उस सब्जेक्ट में आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो इस बात का बच्चों विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। 7 फरवरी को आपका जो है हिंदी है, 8 फरवरी को आपका इंग्लिश है और 9 फरवरी को मैथ, 10 को साइंस है और लास्ट पेपर बच्चों आप लोगों का सोशल साइंस है। तो टाइमिंग अपनी ध्यान रखिएगा क्योंकि 5th और 6th के बच्चों की टाइमिंग जो है 9 to 10:30 है और आपकी जो टाइमिंग है वो 2:30 to 4 PM है। तो बच्चों ध्यान से अपने प्रश्नों को हल करिएगा बच्चों और डेट शीट पर ध्यान रखिएगा कि किस दिन कौन सा प्रश्न पत्र है, किस दिन किस सब्जेक्ट का आपका पेपर है और उस हिसाब से भी अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करिएगा, ठीक है बच्चों। और अब मैं एक बार पुनः आप लोगों को ब्लूप्रिंट के बारे में भी बता दे रही हूँ बच्चों। तो ब्लूप्रिंट में देखिए बच्चों, आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोग के MCQ आएंगे बच्चों। MCQ 5 होंगे हिंदी में और प्रत्येक जो MCQ है वो 1 मार्क्स का होगा और टोटल मार्क्स जो होंगे ओके 5 होंगे। उसके बाद बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स है, ये 5 मार्क्स का होगा और इसमें भी 5 सेंटेंस यानी 5 फिलअप्स आपको करने होंगे। इसमें जो है फिलअप्स वर्ड्स आपको दिए भी जा सकते हैं या नहीं भी दिए जा सकते हैं। तो आपको पाठों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। हिंदी व्याकरण में आपके कुछ फिलअप्स दिए गए हैं, उनको प्रिपेयर कर लिएगा। अगर हिंदी फर्स्ट से आते हैं तो वो अगर आप पाठ अच्छी तरीके से याद करते हैं तो आप लोग जो है उन प्रश्नों को हल कर लेंगे।
उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है बच्चों आपका केस स्टडी। केस स्टडी मैंने अभी पिछली वीडियो में ही आपको बताया था कि किस तरीके से आएगी। आपके पार्ट से जो या तो कोई पैराग्राफ जो लेसन आपने पढ़े हैं, जैसे पार्ट 9, 10, 11 ये आने वाले हैं सिलेबस में आपके जो हिंदी का पाठ्यक्रम है, तो उसमें कोई भी पैराग्राफ आ सकता है, क्योंकि सारे 2 पार्ट जो हैं आपके चिड़िया की बच्ची और अपूर्व अनुभव जो है वो कहानी से रिलेटेड है, और उसके बाद जो 11वां पार्ट है वो रहीम के दोहे है। तो दोहे भी दे सकते हैं बच्चों, उनके आधार पर हम प्रश्न पूछेंगे। जो दोहा या अनुच्छेद हम देंगे पुस्तक से, उसके आधार पर ही हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि केस स्टडी के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था बच्चों, जिसमें मैंने यासुकी चांद पाठ का एक अनुच्छेद बताया था और रहीम के दोहे पाठ से एक दोहा आपको बताया था। तो कहीं से भी पाठ का अनुच्छेद आ सकता है और दोहा भी कोई भी दिया जा सकता है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद है बच्चों डायग्राम, तो आप में है नहीं, सिनोनिम्स, वर्ड मीनिंग्स, एंटोनिम्स। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स अभी मैंने आपको नहीं बताए हैं इस बार, तो इसलिए वैसे तो लिखवाए गए थे हाफ ईयरली में आप लोगों को बच्चों, तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आप छोड़ दीजिए। और वर्ड मीनिंग, जो तीनों लेसन के वर्ड मीनिंग आप याद कर लीजिएगा, लेसन 9, 10 और 11 के। ठीक है बच्चों। उसके बाद है आपका पैराग्राफ क्वेश्चन आंसर अनसीन से रिलेटेड। आज मैं एक अनसीन के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ, और बच्चों ध्यान से उत्तर लिखिएगा, क्योंकि अनसीन का उत्तर लिखते हुए आप ध्यान नहीं देते हैं। जो अपठित है उसको आप बार बार पढ़िए, और उसके बाद जो सही उत्तर होता है वही लिखिए। बच्चे क्या करते हैं, ऊपर की 2 लाइन पहले प्रश्न में, नीचे की 2 लाइन, उसके बाद दूसरी लाइन जो 2 होती हैं या 1 होती है वो दूसरे उत्तर में लिख देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा और जो सही उत्तर है वही लिखिएगा। तो आज मैं अभी एक अपठित के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी, और आप लोग आपकी हिंदी व्याकरण की बुक में, पुस्तक में अपठित दिए हुए हैं, आप उनको जो है हल करके देखिएगा बच्चों। यदि कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, जो आपके पाठों में हमने लघु उत्तरीय प्रश्न लिखवाए हैं, उनके उत्तर अच्छी तरीके से याद करिएगा। ये आपके 4 आएंगे और 8 मार्क्स के होंगे बच्चों। उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन, ये भी आपके 4 आएंगे, 2.5 मार्क्स का पर क्वेश्चन होगा और 10 मार्क्स के टोटल आएंगे। और बच्चों केस स्टडी में यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हैं, तो एक भी आ सकता है पैराग्राफ या दोहा, और उस पर आधारित हम 3 प्रश्न भी पूछ सकते हैं और 5 प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो बच्चों इसके लिए परेशान मत होइएगा, क्योंकि मैं मार्क्स अपने आप ही डिवाइड कर लूँगी। यदि जैसे किसी प्रश्न में किसी शब्द का अर्थ पूछा गया है, तो उसका मार्क्स 1 होगा, और उसमें जो दूसरे प्रश्न पूछे जाएंगे वो 2 मार्क्स के होंगे, यदि आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन 3 आते हैं। और यदि 5 मार्क्स के 5 होंगे तो पर क्वेश्चन 1 मार्क्स ही होगा। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं अपने आप ही जो है मार्क्स डिवाइड कर लूँगी। अब बच्चों अपठित के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। जैसे ये अपठित पैराग्राफ है बच्चों, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर जो है वो चुनिए। तो जैसे देखिए बच्चों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को घुड़सवारी के साथ साथ घोड़ों की भी अच्छी परख थी। ठीक है। तो एक बार घोड़ों का एक व्यापारी रानी के दरबार में आया। उसके पास एक जैसे दिखने वाले 2 घोड़े थे। उसे विश्वास था कि रानी दोनों घोड़ों का जो दाम है वो 1 लगाएगी।
मगर रानी ने कुछ देर देखने के पश्चात एक घोड़े का दाम 1,000 रुपये और दूसरे घोड़े का दाम 50 रुपये लगाया। व्यापारी ने आश्चर्यचकित होकर रानी से पूछा, रानी जी, दोनों घोड़ों की शक्ल, रंग, कद काठी में कोई फर्क नहीं है, फिर भी आपने दाम में इतना फर्क क्यों कर दिया? रानी ने कहा, जिस घोड़े का दाम मैंने 1 रुपये लगाया है वह उत्तम कोटि का स्वस्थ घोड़ा है, और जिस घोड़े का दाम मैंने 50 रुपये लगाया है वह किसी रोग का शिकार है और उसकी उम्र भी कम है। रानी की सूझबूझ और बुद्धिमानी को देखकर व्यापारी बहुत प्रभावित हुआ। तो ये था बच्चों आपका पैराग्राफ। अब देखिए, पहला प्रश्न है, व्यापारी क्या लेकर दरबार में आया, है ना बच्चों? तो इस पैराग्राफ को आपने देखा, फिर से एक बार देख लीजिए। तो जो इसका सटीक उत्तर होगा, उचित उत्तर होगा, वही लिखिएगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को घुड़सवारी के साथ साथ घोड़ों की भी अच्छी परख थी, क्योंकि जो काम हम करते हैं बच्चों, तो उसमें जब हम घुड़सवारी कर रहे हैं तो हमें ये ज्ञान हो जाता है कि कौन सा घोड़ा जो है अच्छा है और किस तरीके से जो है वो दौड़ में आगे निकलेगा। उनकी नस्लों की भी पहचान हो जाती है, क्योंकि जिस भी कार्य में हम जा रहे हैं तो उसकी जानकारी रखना आवश्यक होता है। तो रानी को ये परख थी घोड़ों की भी, क्योंकि वो घुड़सवारी करती थी, तो उसे घोड़े किस तरीके से होने चाहिए जिनसे घुड़सवारी अच्छी हो, इसकी जानकारी भी हमें रखनी पड़ती है। तो रानी को भी थी। एक बार घोड़ों का एक व्यापारी रानी के दरबार में आया। उसके पास एक जैसे दिखने वाले 2 घोड़े थे। उसे विश्वास था कि रानी दोनों घोड़ों का एक दाम लगाएगी, मगर रानी ने कुछ देर देखने के पश्चात एक घोड़े का दाम 1,000 रुपये और दूसरे घोड़े का दाम जो है मात्र 50 रुपये लगाया। व्यापारी ने आश्चर्यचकित होकर रानी से पूछा, रानी जी, दोनों घोड़ों की शक्ल, रंग, कद काठी में कोई फर्क नहीं है, फिर भी आपने दाम में इतना फर्क क्यों कर दिया? रानी ने कहा, जिस घोड़े का दाम मैंने 1,000 रुपये लगाया है वह उत्तम कोटि का स्वस्थ घोड़ा है, और जिस घोड़े का दाम मैंने 50 रुपये लगाया है वह किसी रोग का शिकार है और उसकी उम्र भी कम है। रानी की सूझबूझ और बुद्धिमानी को देखकर व्यापारी बहुत प्रभावित हुआ। अब देखिए बच्चों, प्रश्न है, व्यापारी क्या लेकर दरबार में आया? हम लोगों ने ये कहानी पढ़ी, ये पैराग्राफ पढ़ा, अनुच्छेद, और उसके आधार पर हमें क्या पता चलता है कि रानी के दरबार में जो व्यापारी आया था वो एक जैसे दिखने वाले 2 घोड़े लाया था, मतलब जो दिखने में बिल्कुल एक जैसे लगते थे। ठीक है, तो यही हम उत्तर भी यही लिखेंगे, क्योंकि हम लाइन चाहे उसमें से लें, अनसीन में से, या ना लें, लेकिन जैसे ही कहानी हम ये पैराग्राफ पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में यही बात आती है। तो यही उत्तर है पहले प्रश्न का कि व्यापारी जो है वो एक जैसे दिखने वाले 2 घोड़े लेकर दरबार में आया। तो बच्चों, ये बात, प्रश्न किस तरीके से पूछा गया है उसका उत्तर उसी प्रकार से लिखना चाहिए। ये नहीं कि हमने दूसरी इसमें मान लीजिए आपने यहाँ से एक बार घोड़ों का एक व्यापारी रानी के दरबार में आया, उसके पास दिखने वाले एक जैसे घोड़े थे, तो आप लोग ये लाइन उतार देते हैं। तो ऐसा नहीं करिएगा। आप प्रश्न को पढ़िए, अनुच्छेद को पढ़िए 2 बार, और उसके आधार पर अपने आप उत्तर बनाकर लिखना सीखिए। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि रानी ने दूसरे घोड़े का दाम क्या लगाया? अब हमने अनुच्छेद पढ़ लिया है तो हमें पता है कि रानी ने दूसरे घोड़े का दाम जो है मात्र 50 रुपये लगाया। ठीक है, तो हम यही उत्तर लिखेंगे कि रानी ने दूसरे घोड़े का दाम जो है 50 रुपये मात्र लगाया, क्योंकि जैसा प्रश्न पूछा गया है उसी प्रकार से उत्तर देना चाहिए। अब पहले घोड़े में क्या खास बात थी? पहले घोड़े में क्या खास बात थी?
पहले घोड़े में खास बात यह थी कि वह उत्तम कोटि का स्वस्थ घोड़ा था, है ना। उत्तम माने बहुत अच्छा, है ना। स्वस्थ था तो स्वस्थ होगा यदि घोड़ा तो वो दौड़ने में भी तेजी से दौड़ेगा। तो दूसरे घोड़े की खास बात यह थी कि वह उत्तम कोटि का स्वस्थ घोड़ा था। अब देखिए उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। हमने बच्चों आप लोग को बताया है कि शीर्षक का मतलब होता है विषय। जैसे हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो उसका एक जो है शीर्षक होता है, टॉपिक होता है कि वो किस बारे में कहा जा रहा है। जैसे हमने नन्ही चिड़िया पाठ पढ़ाया था आप लोगों को, तो उस पाठ में बार बार चिड़िया के बारे में वर्णन किया गया था। चिड़िया की बच्ची या नन्ही चिड़िया उसका शीर्षक हो सकता है। छोटी चिड़िया इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो जो जिसके आसपास वो पैराग्राफ जो अनुच्छेद है या वो विषय घूमता है उसी को हमें इसका शीर्षक मानना पड़ता है। अब इसमें क्या है, रानी की बुद्धिमानी दिखती है क्योंकि रानी ने बुद्धिमानी से काम किया। यद्यपि उसमें व्यापारी आया, घोड़े लेकर आया, तो ये सब अगर पूरा पैराग्राफ पढ़ें तो इसमें क्या दिखती है, रानी की बुद्धिमानी। तो हम इसका शीर्षक भी यही बनाएंगे। उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है रानी की सूझबूझ या रानी की बुद्धिमानी। दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं बच्चों, है। और इस तरीके से हमें शीर्षक लिखना होता है। यदि किसी पाठ में मान लीजिए हिमालय का वर्णन किया गया है तो हिमालय उसका हो सकता है। और इसी प्रकार किसी पैराग्राफ में कोई और बात बताई गई, जैसे मान लीजिए हमने कोई पैराग्राफ दिया, अनुच्छेद दिया, उसमें हमने व्यायाम की बात की है कि व्यायाम का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमें व्यायाम करना चाहिए, सभी बच्चों को व्यायाम करना चाहिए। प्रातःकाल उठकर व्यायाम करने से हमारे शरीर को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो इस तरीके से अगर बता रहे हैं और उसमें प्रश्न पूछ रहे हैं कि उचित शीर्षक क्या है, क्योंकि हमने उसके बारे में ही पूरी बातें की हैं, तो हम कह सकते हैं व्यायाम का महत्व। तो इस तरीके से बच्चों जब भी हम पैराग्राफ या अनुच्छेद पढ़ते हैं तो उसमें आधारित जो बात को ज़्यादा महत्व दिया गया है उसी को उसका शीर्षक मानना चाहिए। अब उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक हो गया रानी की सूझबूझ या रानी की बुद्धिमानी। तो बच्चों ये हो गया इसका शीर्षक। अब है पांचवा प्रश्न बच्चों, उत्तम शब्द का विलोम क्या है। तो बच्चों उत्तम शब्द का विलोम है अधम। उत्तम माने होता है उच्च कोटि का, ठीक है। उच्च कोटि का घोड़ा जो है वो लेके आया था एक, और दूसरा था निम्न कोटि। अधम माने होता है निम्न। तो इसलिए उत्तम शब्द का जो विलोम है बच्चों वो होगा अधम। तो ये थे आपके 5 प्रश्न और उनके उत्तर। अनुच्छेद के आधार पर अपठित गद्यांश के आधार पर व्यापारी क्या लेकर दरबार में आया। व्यापारी एक जैसे दिखने वाले 2 घोड़े लेकर दरबार में आया। रानी ने दूसरे घोड़े का दाम क्या लगाया। रानी ने दूसरे घोड़े का दाम मात्र 50 रुपये लगाया। पहले घोड़े में खास बात थी। पहले घोड़े में खास बात यह थी कि वह उत्तम कोटि का स्वस्थ घोड़ा था। और चौथा प्रश्न है उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है रानी की सूझबूझ या रानी की बुद्धिमानी। कोई भी एक लिख सकते हैं बच्चों आप। और उत्तम शब्द का विलोम क्या है। तो उत्तम शब्द का विलोम शब्द है जो है अधम। तो बच्चों इस तरीके से आप लोग जो है उचित प्रकार से अपने अपठित गद्यांश को ध्यान से पढ़कर उसके उत्तर लिखिएगा बच्चों। अब मैं आप लोगों को पाठ 9 चिड़िया की बच्ची जो कहानी है उसका सार बताते हुए उसके प्रश्न बता रही हूँ। और आप लोग बच्चों उन प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। प्रश्नों के उत्तर जो है आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप अपनी सुविधा के लिए जो है ये गद्यांश अपठित गद्यांश जो है वो उसको लिख करके उसके प्रश्नों के उत्तर अपने
उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। तो बच्चों देखिए, अब मैं आपको पाठ 9 चिड़िया की बच्ची कहानी का सार बता रही हूँ आगे। तो बच्चों पाठ 9 चिड़िया की बच्ची, मैंने पहले भी इस कहानी का सार आप लोगों को बताया है। इस कहानी के लेखक जो हैं जैनेंद्र कुमार है। बच्चों जितने भी पाठ मैंने पढ़ाए हैं उन पाठों के लेखक के नाम को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, और आप लोग उनके नाम को जो है लिखने की प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा कि उनके लिखने का अभ्यास अच्छी तरीके से, क्योंकि आप लोग लिखने में गलती कर देते हैं। तो यदि आप याद करके उन प्रश्नों के उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा सुविधा रहेगी उत्तर लिखने में, आंसर शीट में। तो बच्चों देखिए, इस कहानी में चिड़िया की बच्ची पाठ के जो लेखक हैं वो बच्चों जैनेंद्र कुमार जी हैं। जैनेंद्र कुमार ने जो है अपनी कहानी के द्वारा जो है बहुत अच्छा संदेश दिया है। उन्होंने इस पाठ के माध्यम से हम लोगों को बताया है कि जो सुख स्वतंत्रता में तथा अपने प्रियजनों के साथ रहने में है वह सुख कहीं और नहीं है। यद्यपि उन्होंने इसमें एक चिड़िया की बात की है, लेकिन चिड़िया के माध्यम से ही उन्होंने जो है ये संदेश दिया है कि जैसे मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता प्रिय है, वैसे ही पशु पक्षियों को भी अपनी स्वतंत्रता बहुत प्रिय है। वो भी पिंजरे में नहीं रहना चाहते हैं, चाहे वहाँ पर कितनी ही सुख सुविधा क्यों ना हो। तो कहानी में क्या है, सेठ माधव दास के बारे में बताया गया है, जिसकी ने संगमरमर की अपनी कोठी बनवाई है, सुंदर बगीचा भी लगवाया है। सेठ को कला से भी अत्यधिक प्रेम है। वह रोज़ शाम प्रकृति का आनंद लेता है। एक दिन एक शाम को एक चिड़िया उसके बगीचे में आती है। चिड़िया जो है वो बहुत सुंदर थी। सेठ को वो चिड़िया पसंद भी आई। सेठ ने उससे कहा कि मेरे बगीचे और कोठी को तुम अपना ही समझो, यहाँ मेरे पास रुक जाओ। चिड़िया ने कहा, मुझे मालूम नहीं था कि यह आपका बगीचा है। मैं जो हूँ कुछ देर के बाद अभी आई हूँ और थोड़ी देर में ही मैं अभी यहाँ से चली जाऊँगी, क्योंकि पशु पक्षियों को तो पेड़ पौधों से प्रकृति से प्रेम होता है। चिड़िया भी उसी तरह से जो है वो पेड़ों को देखकर, सुंदर फूलों को देखकर वहाँ पर आ गई। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि यह सेठ का बगीचा है, क्योंकि उन्हें इससे क्या मतलब। वो तो यदि किसी गरीब की झोपड़ी के पास भी पेड़ पौधे लगे हों तो वहाँ पर भी चले जाते हैं। उन्हें सेठ के बगीचे से तो कोई मतलब नहीं था। उसने पेड़ पौधे देखे, सुंदर फूल देखे, तो वो वहाँ पर आ गई। तो उसने कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि यह आपका बगीचा है, मैं अभी यहाँ से चली जाऊँगी। सेठ ने जो है चिड़िया को बार बार वहीं रुकने को कहा। उसे लालच भी दिया कि वह उसके लिए सोने का पिंजरा बनवा देगा, सारे सुख साधन देगा, परंतु चिड़िया बार बार अपनी माँ के पास जाने की बात ही कहती रही। यह भी कहा कि वह अपने माँ के घोंसले में ही खुश है, क्योंकि बच्चों चाहे अपनी झोपड़ी भी हो वह हर इंसान को प्रिय होती है। अपना घर सबको प्रिय होता है। दूसरे के महल में जो है उसे उतना सुख और शांति नहीं मिलती है जितने अपने छोटे से घर में लोगों को मिलती है। तो उसी तरह जब सेठ ने उससे कहा कि मैं तुम्हें यहाँ पर सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, सभी सुख साधन दूंगा, तुम यहाँ रह जाओ, लेकिन चिड़िया बार बार ही अपनी माँ के पास जाने की बात कहती रही। यह भी कहा कि वो अपने माँ के घोंसले में ही खुश है। जब चिड़िया ने जो है सेठ की बात नहीं मानी तो सेठ ने उसे बातों में लगा लिया और अपने जो सेवक थे, दास थे, उनको बुलाकर चिड़िया को पकड़ने का इशारा किया, क्योंकि जो सुख सुविधा से संपन्न होते हैं वो दूसरे को अपने अधिकार में रखना चाहते हैं। सेठ भी यही करना चाहता था। तो लेकिन चिड़िया जो है पहले से ही सावधान थी, क्योंकि जब सेठ बार बार कह रहा था कि रुक जाओ, तो चिड़िया को ऐसा अंदेशा हो गया था, यह अनुमान हो गया था कि सेठ
ऐसा कुछ करेगा। और वह वहाँ से उड़ गई, यानी उसके पिंजड़े में नहीं आई और अपनी माँ के पास पहुँचकर वो अपनी माँ से लिपटकर बहुत रोने लगी और धीरे धीरे जब माँ सांत्वना देती रही तो वह सो गई। तो बच्चों, ये कहानी थी चिड़िया की बच्ची और इसके आधार पर जो है कुछ प्रश्न हैं, आप लोग इनके उत्तर जो है याद कर लीजिएगा। देखिए, प्रश्न मैंने कई बार आप लोगों को करवाए हैं, तो बहुविकल्पीय प्रश्न तो मैंने आप लोगों से अभी भी पूछे भी थे, जो केस स्टडी के बाद। तो और उसके बाद बच्चों देखिए, माधवदास चिड़िया से क्यों बार बार कहता था कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधवदास जो है निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात सुनकर तुम्हें कैसा लगा? अपने शब्दों में लिखे। चिड़िया की बच्ची कहानी का और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे? किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन जो है वो संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था बच्चों? उसके बाद, माँ मेरी बाट देखती होगी, नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। तो बच्चों, ये थे आपके प्रश्न। इनके उत्तर आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तीनों पाठों के प्रश्नों के उत्तर याद कर लीजिएगा और फिर मैं कल अगले पाठों की व्याख्या करूँगी। फिर भी आप लोगों को परीक्षा से संबंधित या प्रश्न पत्र से संबंधित कोई भी बात यदि नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। धन्यवाद।